हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने अर्थ समिट की बात की थी कि 1992 में जो अर्थ के ऊपर बहुत सारे जो इस प्रकार के एनवायरमेंटल कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन सबको एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स ने एक समिट का आयोजन किया जिसको कि अर्थ समिट बोला जाता है। सॉरी। जो अर्थ समिट है उसका आयोजन ब्राज़ील की एक जो सिटी रियो डी जेनेरियो है वहाँ पे करवाया गया था। और इसी अर्थ समिट में एक एजेंडा को एक्सेप्ट किया गया था जिसको एजेंडा 21 बोला गया। और इस एजेंडा 21 में ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया था कि जो ग्लोबल जो डेवलपमेंट है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिंपल सा इसमें जो एस्पेक्ट रखे गए थे वो ये था कि एजेंडा 21 के अंडर हम सभी को कॉम्बैक्ट एनवायरमेंटल डैमेज पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए डिजीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना होगा। तो उसी में हमने बात की थी कि इन सब में जो चीज़ें रखी गई जैसे म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें उसमें इसलिए काउंट की गई थी कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड नहीं होती हैं, बल्कि एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंट के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी वर्ल्ड लेवल पे हैं, पूरे ग्लोब को इम्पेक्ट करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सभी कंट्रीज को आपस में म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, एजेंडा 21 में पॉइंट रखा गया था। और इसी एजेंडा 21 के साथ ये रियो कॉन्फ्रेंस की समाप्ति हुई थी। अब फिर हमने बात की थी कि रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमने बात की थी कि रिसोर्स प्लानिंग उसे बोलते हैं कि प्लानिंग कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि किसी भी रिसोर्स का जुडिशियस यूज हो सके। जुडिशियस यूज को बोलते हैं कि न्याय संगत रूप से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाना। और ये जुडिशियस रूज इसलिए जरूरी है जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैं एग्जांपल डिस्कस करें कि इंडिया में ज़्यादातर जो मेटेलिक रिसोर्स हैं वो ज़्यादातर आपके साउथ इंडिया में मिलते हैं, क्योंकि मेटेलिक रिसोर्स हैं वो सारे के सारे डेक्कन प्लेटो में मिलते हैं। ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज हैं वो सारे लगभग नॉर्थ इंडिया के आसपास हैं। इसी प्रकार से जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं वो हमारे ज़्यादातर राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, या गुजरात है, या मुंबई है जो महाराष्ट्र में है, या आसाम में है, केवल यहीं पे कंसनट्रेट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है, और वो देश में अलग अलग उनकी डाइवर्सिटी है वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में अवेलेबल है। और ज़्यादातर जो रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हम देखते हैं तो देखिए एक रिसोर्स को पूरी तरीके से यदि हमें यूटिलाइज करें तो उसके लिए किसी दूसरे रिसोर्स की भी हेल्प लेनी होगी। जैसे मान लीजिए आपको आयरन का प्रोडक्शन करना है तो आयरन का जो पूरा फैक्ट्री का सेटअप है वो नॉर्मली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपके आसपास तरीके अच्छे प्रकार का कोयल अवेलेबल हो, साथ ही वहाँ पे वाटर रिसोर्स अवेलेबल हो। क्योंकि यदि आप कहीं दूर दूर से इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करोगे तो फिर आपकी आयरन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। और फिर हमने पहले बात की थी कि रिसोर्स उसी को बोलेंगे जो इकोनॉमिक रूप से फिजिबल हो। ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत होती है, उसी को रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें कि रिसोर्सेज का जुडिशियस तरीके से यूज किया जाए और जिसका बेनिफिट पूरी कंट्री को मिल सके। तो इस सिंपल सा रीजन है कि देर आर सम रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिसिट इन सम अदर रिसोर्सेज। कि हर कंट्री में कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है उसमें वो रिच होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे रिसोर्सेज में उनके पास कमी होती है। तो यदि आप जुडिशियस तरीके से यूज करोगे तो सभी को उनका हिस्सा मिल पाएगा और सभी को प्रॉपर तरीके से उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. हो सकता है कंट्री के अंदर कुछ ऐसे एरिया हो जो कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स या मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज के मामले में एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हो सकता है इसी के साथ साथ कंट्री के डिफरेंट ऐसे पार्ट भी हो सकते हैं जहाँ पर कोई भी रिसोर्स या रिसोर्सेज की संभावनाएं बहुत कम है। तो यदि आप प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग नहीं करोगे तो जो डेफिसिट में है वो हमेशा डेफिसिट में ही रह जाएगा, यानी कि उसके पास हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहेगी, उसका कभी भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किसी भी कंट्री में रिसोर्स की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि कंट्री का पूरी तरीके से सस्टेनेबल तरीके से और सभी का डेवलपमेंट हो सके, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। ओके। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज उनको जिस प्रकार से हम यूटिलाइज करते जा रहे हैं तो उनको कैसे संरक्षित हमें करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उनको यूटिलाइज कर सकें। तो उसका सिंपल सा कि जो रिसोर्सेज हैं वो आज भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वाइटल है। तो यदि आज वो हमारे लिए वाइटल बने हुए हैं, आज वो हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, तो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपकमिंग जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हमें रिसोर्स को छोड़ना है, तो वो हम तभी छोड़ पाएंगे जब हम रिसोर्सेज को जुडिशियस तरीके से यूज़ करें और उनको कंजर्वेशन भी करें। बट द
Irrational consumption and over utilization of resources may lead to the socio-economic and environmental problems. अब देखिए कि या तो रिसोर्स को आप ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करोगे तो क्या होगा, सोसाइटी दो पार्ट में, दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, जैसा हम देख रहे हैं। जो रिच है, जिनका रिसोर्स के ऊपर होल्ड है, वो और ज़्यादा रिच होते चले जाएंगे, जिनके पास रिसोर्स की कमी है वो और पुअर होते चले जाएंगे। या तो सोसाइटी इस प्रकार से आपकी डिवाइड हो जाएगी यदि आपने रिसोर्स को पर्टिकुलर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। या फिर हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएं, जैसे चाइना के साथ हो रहा है कि वहाँ पर रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे अपनी प्रोग्रेस के लिए इस प्रकार यूटिलाइज किया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो वाटर है उसको हमने पोल्यूट कर डाला है। हमारी जितनी भी रिवर्स हैं उनका सारा का सारा जो वाटर है वो अब पीने लायक भी नहीं छोड़ा हमने। तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे पास आएंगे, हमारा फॉरेस्ट एरिया वो लगातार कम होता चला जाएगा, वाइल्ड लाइफ के सामने बहुत सारे डेंजर्स आएंगे। और टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल शुड बी देयर। और इन सब समस्याओं से, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या फिर इस प्रकार की दूसरी जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब से यदि हमें लड़ना है, इनसे कुछ उनको कुछ समय तक होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए रिसोर्स कंजर्वेशन वेरियस लेवल पे बहुत ज़रूरी है। और इसी में गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी है, उसको वो कई बार एग्जाम में सैंपल से स्टेटमेंट आता है, फिर उसमें पूछ लेते हैं एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या एलोबरेट द स्टेटमेंट। कि गांधी जी ने बोला कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। नीचे पिक्चर में भी ये दे रखा है कि गांधी जी का बोलना था कि जो मदर अर्थ है, ये इस प्लेनेट के ऊपर हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लालच को पूरा करने के लिए यहाँ पे बहुत कम है। यानी कि रिसोर्स को यदि आपको यूज करना है, पर गांधी जी का मानता है कि रिसोर्स को यदि आप पर्टिकुलर सोच समझ के यूज करते हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मदर अर्थ ने हमें इतने अबंडेंट रिसोर्सेज दिए हैं कि हम हमारी लाइफ में उनको कभी समाप्त कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम उन्हीं रिसोर्सेज को अपने लालच के लिए यूटिलाइज करेंगे तो फिर कभी भी वो हमारे ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप लालच करने लग जाओगे तो कोई भी रिसोर्स है, कितना भी उसकी क्वांटिटी हो, वो हमेशा कमी होगी। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न फॉर द लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द पास्ट। कि आज हमारे सामने जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूटिलाइजेशन से, ये हमारे लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। तो गांधी जी भी अपने उस समय भी, बात से 60-70 साल पहले भी गांधी जी इन चीज़ों को लेकर बहुत ही कंसर्न थे। तो आप सोच सकते हो उसके बाद तो हमने किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज किया है। आज आवर की नीड है, आज इस टाइम की नीड है कि हम रिसोर्स को पर्टिकुलर तरीके से कंजर्व करें, उनको बचा के रखें। ही प्लेस्ड, गांधी जी ने बोला था कि द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। गांधी जी का मानना था कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्स का डिप्रेशन हो रहा है, रिसोर्स की जो कमी हो रही है, उसका जो मेन रीजन है वो है हमारे जो ह्यूमन बींग्स की ग्रेडिनेस, यानी ह्यूमन बींग्स का लालच। साथ ही जो इंडिविजुअल्स है उनका जो सेल्फिश नेचर है कि जो इंडिविजुअल है वो आज सोसाइटी के लिए नहीं सोच रहे हैं बल्कि अपने पर्टिकुलर खुद के बारे में सोचते हैं। साथ ही हम नेचर को जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, नेचर के बारे में हम ये नहीं सोचते कि नेचर को हमें कंजर्व भी करना है। नेचर केवल ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है बल्कि दूसरे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ है जो और उनके साथ हम इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज का जो पर्टिकुलर ह्यूमन बींग है वो नेचर को लगातार अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। तो ये सारे गांधी जी ने रूट कॉज बताए हैं रिसोर्स की कमी होने के पीछे। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज। गांधी जी मास प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रीज के द्वारा जो मास प्रोडक्शन होता है, यानी फैक्ट्रियों के द्वारा जो बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है, गांधी जी उसके खिलाफ थे हमेशा से। गांधी जी का मानना था कि प्रोडक्शन मासेज के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि मासेज के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और प्रोडक्शन उतना ही हो जितना हमारी आज की प्रेजेंट नीड्स को पूरा करने के लिए हमें आवश्यक है। क्योंकि गांधी जी का मानता है कि मास लेवल पे हम प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, जैसा फैक्ट्रीज में आज मॉडर्न टाइम में भी हो रहा है, तो इस प्रकार का जो मास प्रोडक्शन है उससे जो ह्यूमन बीइंग है वो जो अपनी नेचर के प्रति जो सेविंग की जो आदत है, जो कंजर्वेशन की जो उसकी थिंकिंग होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हम चीज़ों को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए सिंपल से 3 आर का आप यूज कर सकते हो कि रिसोर्स है उसको आप री यूज कर सकते हो, उसको रिसाइकिल कर सकते हो और साथ ही उसको रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस का मतलब ये है कि आपके जितनी भी ज़रूरतें उन ज़रूरतों को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डेली अपने ऑफिस जा रहे हो, एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो आप कार पूलिंग के द्वारा अपनी उस ज़रूरत को रिड्यूस कर सकते हो। यदि आप 4 फ्रेंड कार पूलिंग के द्वारा जा रहे हो तो आपकी गाड़ी का नंबर 5वें दिन आएगा, ठीक है, या चौथे दिन आएगा, तो यानी 3 दिन आपकी गाड़ी यूज़ नहीं होगी, तो आपने उसको रिड्यूस कर दिया। रिसाइकिल, बहुत सारे ऐसे मेटेलिक रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा से आप रिसाइकिल कर सकते हो, यानी एक बार यूज़ करने के बाद उनको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हो, री यूज़ कर सकते हो। एक ही चीज़ को बार बार हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बार बार री यूज़ भी कर सकते हैं। छोटी मोटी दूरी के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम यूटिलाइज करके रिसोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब हालांकि इंडिया में जो रिसोर्सेज है वो नॉर्मली लैंड के ऊपर किस प्रकार से फैले हुए हैं, तो एमसीक्यू लिए याद रखना कि इंडिया में 43% जो लैंड है उसके ऊपर प्लेन्स है, यानी भारत का जो टोटल एरिया है उसका 43% पार्ट के ऊपर मैदान है, 30% है वो माउंटेन से कवर है, और बाकी जो 27% जो एरिया है उसके ऊपर प्लेट्यू रीजन है। ओके, यानी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र है जो 43% है टोटल लैंड मास का। उसके बाद माउंटेन्स जो पर्वत है वो 30% के ऊपर है, जो प्लेट्यूज है वो 27% के ऊपर है। आगे एक डेफिनेशन है नेट सोन एरिया, यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि पूरा बोया गया क्षेत्र। एरिया सोन मोर देन वन सीन इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया आर ऑल्सो नोन द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। जो नेट सोन एरिया उसको ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं। नेट सोन एरिया में उस सारे एरिया को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि प्लेन का वो क्षेत्र या एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो क्षेत्र जिसके ऊपर साल में एक से ज़्यादा एरिया सोन मोर देन वन सीन एन एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर साल में एक से ज़्यादा बार खेती की जाती है, उसको हम नेट सोन एरिया में कैलकुलेट करते हैं जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काउंटिंग की जाती है। इंडिया में जो 1942 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, 1952 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वन नीति को अडॉप्ट किया था। इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में 33% पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पे वन होने चाहिए। 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी ये बात बोलती है। वर्तमान में हमारे देश में आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अराउंड 20.5% जो पार्ट है उसके ऊपर हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, यानी कि आज भी हम 13% उसमें अभी भी कम है। 13% और फॉरेस्ट पार्ट हमें बढ़ाना है, जिसके लिए हम सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगला जो पार्ट करेंगे, जो लैंड है, जो जमीन है, उसका किस प्रकार से यूटिलाइज इंडिया में हो रहा है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। यानी भूमि जो है उसको लैंड डिग्रेडेशन किसको बोलते हैं। देखिए, जो जमीन है वो भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। नॉर्मली आप जमीन का जो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड 8th क्लास में आप सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ के आए हो, जो जमीन का जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो कुछ इंच का पार्ट होता है, केवल वही फर्टिलिटी रखता है। यदि वो डिग्रेड हो जाता है तो सोइल को बनने में भी लाखों साल लग जाते हैं, बहुत धीरे धीरे वो प्रोफाइल डेवलप हो पाती है। तो इसलिए यदि एक बार से वो डिग्रेड हो जाती है तो उसके बाद आपको जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो चली जाती है। उसके बाद आपको केमिकल्स डाल डाल कर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करनी होती है, और धीरे धीरे वो ज़मीन ऐसी हो जाती है केमिकल्स को भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, और उसके बाद वो बंजर ज़मीन में चेंज हो जाती है। तो ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट में हो रहा है। इसका सिंपल सा बेसिक सा रीजन तो लैंड डिग्रेडेशन का वही है कि हम लंबे समय से जमीन को यूटिलाइज करते जा रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, बिना कोई कंजर्वेशन मेजर्स लिए, ना उसका मैनेज कर रहे हैं, ना उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स उठा रहे हैं। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 28% एरिया है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, यानी इंडिया का जो 28% जो टोटल जो लैंड डिग्रेडेशन है उसमें से 28% इलाका फॉरेस्ट के अंदर है जो कि डिग्रेड हो चुका है। 56% है वो वाटर इरोडेड एरिया है, यानी कि भारत का जो टोटल लैंड डिग्रेडेशन जहाँ हुआ, जहाँ जमीनें खराब हुई हैं, उनमें से 56% ऐसा पार्ट है जहाँ पर जमीनें इसलिए खराब हुई हैं क्योंकि वहाँ पर जो अपर जो सोयल पार्ट है वो वाटर से इरोड हो गई है। या तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो गलत तरीके से की जा रही है, या फिर वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो लगातार जो फ्लड्स वगैरह आ रही है उनको सही प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण, या फिर वहाँ पर जो इरीगेशन है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। जो कैनाल्स हैं, कैनाल्स के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी खेतों में दिया जाता है जितनी की ज़रूरत भी नहीं होती है, जिससे कि वो लगातार इरोड होती चली जाती है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जिसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, कि हम पेड़ों को काट डालते हैं, लगातार फॉरेस्ट इलाका कम होता जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जो फॉरेस्ट पार्ट जो कम्युनिटी लैंड है वो लगातार कम होती जा रही है, तो केवल कुछ इलाकों पे हम एनिमल्स के द्वारा ग्रेजिंग करवाते हैं। जब वो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो जो सोइल का जो अपर लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। माइनिंग एक्टिविटी के द्वारा, जब भी आप माइनिंग करते हो तो बहुत सारी डस्ट है वो सोइल के अपर लेवल के ऊपर फैल जाती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। क्योरिंग के द्वारा भी ये सारे इन सब चीज़ों से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। यदि परसेंटेज वाइज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इंडिया में 56% जो इलाका है वो वाटर इरोडेड एरिया है, जो कि सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड है। अब इसके डिफरेंट रीजंस क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, और इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो एक तो जो माइनिंग स्टेट है, जिन स्टेट्स में माइनिंग होती है, जहाँ पर खनन का कार्य होता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। माइनिंग के बाद एक तो क्या किया, यदि आप अंदर की तरफ माइनिंग करते हो, ज़मीन के अंदर माइनिंग करते हो मान लीजिए, और जब आपको वहाँ पे वो इकोनॉमिक फिजिबल नहीं रह पाती है कोई भी माइन, तो उसके बाद उस माइन को वैसे का वैसा ही ओपन छोड़ दिया जाता है।
नॉर्मली होना ये चाहिए कि जो माइन के लिए जो भी आप होल कर रहे हो उस होल के अंदर दोबारा से मिट्टी भरकर उसको दोबारा से पैक किया जाना चाहिए ताकि वो आसपास की ज़मीन को ख़राब ना करे। लेकिन नॉर्मली जो कंपनियां होती हैं, ठेकेदार होते हैं, वो अपनी इस कॉस्ट को बचाने के लिए उन माइंस को ओपन छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसके आसपास की जो सोइल होती है वो लगातार उस माइंस के जो पीसेज या पर्टिकुलर्स आते हैं या वहाँ से जो भी डस्ट आती है उसके कारण वो डिग्रेड होने लगती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में नॉर्मली जो माइनिंग एक्टिविटी के कारण जो डिफोरेस्टेशन हुआ है, माइनिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए जो वनों को काटा गया है, उसके कारण वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। ये नॉर्मली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि जो माइनिंग एक्टिविटी के कारण लैंड डिग्रेडेशन इनमें से किस स्टेट में हुआ है। तो आपकी बुक में 4 स्टेट का नाम दे रखा है, आपको याद रखना है इनका कि माइनिंग एक्टिविटी के कारण लैंड डिग्रेडेशन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हुआ है। अगला, जैसे कि स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो यहाँ भी इन 4 स्टेट्स का एग्जांपल आपको याद रखना है कि ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। जैसे स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, यानी कि फसल को जितनी पानी की जरूरत होती है उससे ज़्यादा खेतों में पानी दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जो कि इस एरिया के लिए सुटेबल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद यहाँ पर राइस को ज़बरदस्ती उगाया जा रहा है, गन्ने की फसल की जा रही है जो कि इस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन के लिए सूटेबल नहीं है। फिर भी वहाँ पर कैनल्स के द्वारा जो बहुत सारा पानी आ रहा है, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालकर और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर कर लगातार इन फसलों को किसान उगा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर लगातार लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में लैंड डिग्रेडेशन के रीजन क्या है? ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है कि जो वाटर है वो लॉगिंग होने लगता है, जिसके कारण जो वाटर जब नीचे जाएगा ज़मीन के अंदर, जो उससे नीचे की जो सैलिनिटी होती है वो एल्काइन बढ़ाता है सॉइल में। यदि आप इस प्रकार का ओवर इरिगेशन वाले खेतों को देखोगे तो वहाँ पर जो सॉइल की जो अपर पार्ट है, वहाँ पर जो नीचे से जो नमक निकल के आ रहा है उसकी एक वाइट लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये जो वाइट लेयर होती है वो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी को समाप्त कर देती है और वो ज़मीन है वो धीरे धीरे बंजर में चेंज हो जाती है या फिर वो पूरी तरह स्लाइम बन जाती है। दूसरा, जो मिनरल प्रोसेसिंग जहाँ पे हो रही है, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग की जाती है, यानी लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है। तो ग्राइंडिंग से जो डस्ट उड़ रही है वो डस्ट या जो छोटे छोटे क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास फैल जाते हैं, जिससे कि पूरे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। फिर वो एटमॉस्फेयर से जब लैंड के ऊपर आके वो डंप होते हैं तो धीरे धीरे वो आसपास की सोइल पूरी डिग्रेड होने लगती है। इट रिटेन्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सोइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। जब इस प्रकार के लाइमस्टोन वगैरह की जो डस्ट है वो ज़मीन के ऊपर बैठ जाती है, तो जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल होने के बाद जो वाटर का जो इन्फ्लेटेशन होना चाहिए, पानी का रिसाव जो ज़मीन के अंदर होना चाहिए वो रिसाव होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये डस्ट है वो पानी को ज़मीन के अंदर जाने नहीं देती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफिशिएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा भारत के अलग अलग बहुत सारे भागों में जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है उसके कारण भी ज़मीन और जो वाटर के सोर्स हैं वो लगातार डिग्रेड होते जा रहे हैं। अब एक ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है? देयर आर मैनी वेज टू सोल्व दी प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। ज़मीन का जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका है एफोरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें और ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए। जो भी ग्रेजिंग है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स की प्लांट्स है या इस प्रकार की प्लांट्स की एक शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए जहाँ भी विंड वगैरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या फिर ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ जो रेगिस्तान में जो मिट्टी के टीबे जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते जा रहे हैं या रेगिस्तान है वो लगातार एक्सटेंड हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम शेल्टर बेल्ट का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर जो थोड़ी बूसेज है उनको लगा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे कि वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, साथ ही जो ज़मीन एक बार ख़राब हो चुकी है तो उसका कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, तो उसके लिए आप आसपास कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ कंट्रोल रखिए, कुछ चेकआउट कीजिए, उनके जो प्रॉपर उनके लिए रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करवाइए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल सफिशिएंट, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी कचरा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जाए। ये नहीं कि उसको कहीं भी रिवर या ज़मीन के ऊपर कहीं भी फेंक दिया जाए जिससे कि डिग्रेडेशन हो रहा है। वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट के बाद अगर हो सके तो ट्रीट करना चाहिए। लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज, तो इंडस्ट्रियल या जो सब अर्बन एरियाज हैं उनमें इन्हीं तरीकों के द्वारा ज़मीन के डिग्रेडेशन को रोका
जा सकता है। ये कुछ प्रॉपर तरीके हैं जिनको शुड बी यूटिलाइज और शुड बी मैनेज। इन सब चीज़ों को यूटिलाइज और मैनेज करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो आखिरी पार्ट है वो हम जल्दी लेके आता हूँ मैं। थैंक यू, बाय बाय।